हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2025 में पूछे गए बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक? ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, इंटरेस्ट रेट और डी है फैक्टर प्राइसिंग। हमें इनमें से करेक्ट आंसर चूज करके बताना है कि इन सभी में से माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट जैसे कि हम बात कर सकते हैं फर्म्स की, कंज्यूमर के बिहेवियर की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो जो भी स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट किया जाता है और प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर ये बताता है कि कितनी प्राइस होगी। दैट मींस प्राइस इज डिटरमाइंड एज पर डिमांड एंड सप्लाई। इट इज डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड हो गया और ये आपका सप्लाई है, जो इनका इंटरसेक्शन है इसी जगह प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या पार्ट्स हैं? तो पार्ट्स में सबसे पहला है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। दैट मींस कंज्यूमर बिहेवियर में क्या पढ़ते हैं? तो कंज्यूमर की डिमांड, यूटिलिटी, इसकी स्टडी करते हैं। दूसरा है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसके अलावा प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग हम वेरियस मार्केट्स में प्राइस डिसाइड करते हैं, जैसे कि ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोली है। नेक्स्ट इसमें फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में क्या क्या आएगा आपका? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट, इसकी स्टडी की जाती है। प्लस हम स्टडी करते हैं अबाउट वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसमें भी स्टडी अबाउट दी सोशल वेलफेयर। तो ये सभी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। अगर हम क्वेश्चन को वापस से देखें तो पहला वाला देखिए प्रोडक्ट प्राइसिंग, बिल्कुल ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो ये करेक्ट है। दूसरा है कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तीसरा है इंटरेस्ट रेट, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, बल्कि ये पार्ट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर है फैक्टर प्राइसिंग, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं ए, बी और डी, दैट इज प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर एंड फैक्टर प्राइसिंग। तो ए बी डी ओनली, ये सेकंड वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स ए एंड बी is minus 0.8. If the price of good B rises by 20%, how will the demand of A change? यहाँ पे हमसे कह रहा है कि अगर दो गुड्स हैं ए और बी, उनके बीच की क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी -0.8 है और जो गुड बी है अगर उसकी प्राइस 20% से बढ़ जाती है तो ए की डिमांड में क्या चेंज आएगा? ऑप्शंस हैं -16%, 6%, -8% या फिर -12%। सबसे पहले क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मूला क्या होता है? तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड X अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड Y। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लगाएं तो क्रॉस इलास्टिसिटी कितनी दिया है? -0.8। अब यहाँ ऊपर देखिए दो गुड्स की जो बात की गई है क्वेश्चन में वो ए और बी है। तो बी की प्राइस में देखिए यहाँ पर बी की प्राइस में चेंज दिया हुआ है, बी की प्राइस में चेंज दिया है और ए की डिमांड में चेंज पूछा है, यानी यहाँ हमको ए की डिमांड में चेंज निकालना है, उसको हम एक्स मान लेते हैं, और बी की प्राइस में परिवर्तन दिया है आपको 20% का। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -0.8
इंटू 20% इज इक्वल टू ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, -0.8 इंटू 20/100 इज इक्वल टू -1.6 डिवाइडेड बाय 10। ये आपका आएगा -0.16। इसको हमको परसेंट में निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा -16%। तो यहां पर देखिए आंसर आएगा आपका -16%। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे -16 दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ मार्केट वेयर few sellers are selling competing products to many buyer is known as। ऑप्शंस है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली या फिर परफेक्ट कंपटीशन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ओलिगोपोली। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां पर वी फाइंड फ्यू सेलर्स। यहां पर फ्यू सेलर्स होते हैं जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स यानी कि होमोजीनियस या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इनको सेल करते हैं और देयर आर मेनी बायर्स। ओलिगोपोली नाम को अगर आप देखिए तो ये दो शब्दों से बना है। पहला है ओलिगिस और दूसरा है पोलिन। ओलिगिस का मतलब होता है फ्यू और पोलिन का मतलब होता है टू सेल। यहीं से शब्द बन के आया है ओलिगोपोली। और जो ये ओलिगोपोली है ये ग्रीक वर्ड से बना है, तो लिटरल मीनिंग इसका होता है फ्यू सेलर्स। तो ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पर नंबर ऑफ फर्म्स जो होती हैं वो फ्यू होती हैं, कम होती हैं, और वो होमोजीनियस या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे के स्थान पर यानी सब्स्टिट्यूट करके यूज किए जा सके उनको सेल करती हैं। जो मार्केट है इसमें कट थ्रोट कंपटीशन देखने को मिलता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें अगर, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला जैसे फ्यू सेलर्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड एवरी सेलर हैज अ लार्ज शेयर इन मार्केट सप्लाई। दूसरा है होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस एक जैसे होंगे या फिर कुछ ग्राउंड्स पे प्रोडक्ट्स एक दूसरे से अलग होते हैं। दैट मींस देयर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। कट थ्रोट कंपटीशन देखने को मिलता है। दैट मींस कि एक्शन रिएक्शन रहता है। अगर एक फर्म ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज किया तो उसको देखते ही दूसरा भी वैसे ही चेंज करता है। इसके अलावा और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो इंटरडिपेंडेंस होती है। क्योंकि फ्यू सेलर्स हैं इसलिए एक की पॉलिसी में कोई भी चेंज होगा तो दूसरी की पॉलिसी पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा ओलिगोपोली में हमें एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन बहुत भारी तौर पे देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए क्लोज सब्स्टिट्यूट होने की वजह से ज्यादा एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलती है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी बात की कि अगर एक सेलर अपनी प्राइस में चेंज करता है तो उसको देखा देखी दूसरा भी अपनी प्राइस में चेंज करता है, तो प्राइस रिजिडिटी आपको ज्यादातर देखने को मिलती है। डिफिकल्टी इन एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री और एग्जिट करने में दिक्कत होती है। दैट मींस रिस्ट्रिक्शंस होता है ड्यू टू मार्केट साइज, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल फैक्टर्स या प्राइस पॉलिसीज। इन सब की वजह से, पेटेंट्स की वजह से रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री और एग्जिट पे फर्म्स की। इसके अलावा इसमें जो डिमांड कर्व होता है वो किंग्ड होता है। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि किंग्ड डिमांड कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है पॉल स्विजी ने इन द ईयर 1939। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किंग्ड डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो यहाँ देखिए किंग्ड डिमांड कर्व हमको देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द फर्म्स, क्योंकि फर्म्स म्यूचुअली डिपेंडेंट होती हैं और एक्शन एंड रिएक्शन की सिचुएशन होती है। अगर एक फर्म ने अपनी प्राइस में कोई चेंज किया तो दूसरी फर्म भी वैसे ही अपनी प्राइस में चेंज करेगी, इसलिए डिमांड कर्व को डिटरमाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिमांड कर्व जो बनती है वो किंग्ड होती है। तो ये सभी क्या है? ओलिगोपोली फर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है।
थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शंस है नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, बिहेवियर ऑफ फर्म्स। करेक्ट आंसर हमें इसमें से बताना है। तो इसके पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा which was studying the individual behavior, individual consumer firms. Macroeconomics का मतलब होता है it studies the economy as a whole. पूरी इकोनॉमी की स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दैट मीन्स ये फोकस करता है ऑन एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल्स। जो एग्रीगेट वेरिएबल्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस इन पर होता है। जैसे कि एग्रीगेट में आपका क्या हो गया, जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल हो गया, या फिर वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट। ये सभी क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के फोकस में आते हैं, मेन फोकस होते हैं या मेन वेरिएबल्स हैं जो इसमें स्टडी किया जाता है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की पार्ट्स की बात करें कि क्या क्या चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट्स में पहला हो जाएगा आपका थियरी ऑफ नेशनल इनकम। थियरी ऑफ नेशनल इनकम दैट मीन्स जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, इसकी जो कैलकुलेशन की जाती है ये आ जाएगा इसमें। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट थियरी, मॉनेटरी थियरी जैसे कि मनी सप्लाई हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गए। नेक्स्ट है आपका फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में आपका आ जाएगा टैक्सेशन, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स, बजट, ये सभी क्या है आपका फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। इसके अलावा आपका हो जाएगा थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा और क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, तो स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन के वाइज अगर हम देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में क्या क्या आएगा, तो नेशनल इनकम है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री और बिहेवियर ऑफ फर्म ये दोनों ही क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है, ना कि मैक्रो के। तो यानी ए, बी और सी यही तीनों यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following formula correctly show the relationship of average revenue, marginal revenue and price elasticity of demand. Options हैं marginal revenue is equal to AR plus E minus 1 that is elasticity minus 1. दूसरा है average revenue is equal to marginal revenue into elasticity minus 1 upon elasticity. Next है MR is equal to average revenue into E minus 1 divided by E, या फिर MR is equal to AR plus E minus 1 upon E plus 1. तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ थर्ड वाला है। ये फॉर्मूला करेक्टली डिफाइन करता है इस रिलेशन को, दैट इज MR is equal to AR into E minus 1 divided by E. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और लिस्ट 2 में उनके फॉर्मूलाज दिए हैं। लिस्ट 1 में है प्रोडक्शन फंक्शन, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लिस्ट 2 में देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ये कॉन्सेप्चुअल रिलेशनशिप बताता है इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में। दैट मीन्स कैसे इनपुट्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट में इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज द फंक्शन ऑफ L, K, R and so on. That means Q is the function of labor, K से हो गया आपका कैपिटल, R से आपके रिसोर्सेज हो गए जैसे कि रॉ मटेरियल, और Q का मतलब क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। और F क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन हम इस तरीके से कैलकुलेट
करते हैं, इस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन को हम निकालते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन ए जो दिया है यहाँ पे देखिए फोर्थ से ये मैच कर रहा है, क्यू इज द फंक्शन ऑफ ए बी सी, ए का यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है बी वाला, वो है एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये होगा आपका आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट, जो इनपुट लगाया गया है उससे पर यूनिट कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो एवरेज प्रोडक्ट को अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल प्रोडक्ट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स से। मान लीजिए दो फैक्टर्स हैं, कैपिटल और लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर है तो ये एल हो जाएगा, नंबर ऑफ लेबर्स से डिवाइड इसको किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाला सही होगा, तो यहाँ बी का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग वन मोर यूनिट या वन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, जो टोटल प्रोडक्ट होता है, टोटल प्रोडक्ट यानी कि जो आउटपुट होता है एट अ गिवन लेवल, उस पे अगर हम प्रीवियस वाले टोटल प्रोडक्ट या आउटपुट को माइनस करें तो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपकी क्वांटिटी पहले 10 थी, अब मान लीजिए 20 हो गई, तो पहले लेवल पर तो देखिए एमपी कुछ भी नहीं होगा, दूसरे लेवल पर क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस 10 कितना हो गया, ये 10 हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड वाला, तो सी का सेकेंड हो गया आपका टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। नेक्स्ट है इसमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है प्रोपोर्शनल इंक्रीज अगर किया जा रहा है इनपुट्स में तो उसकी वजह से आउटपुट में भी उतना ही प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनपुट को डबल कर दें तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहां पर डी का फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो अगर हम सीक्वेंस देखें तो देखिए ए का आपका फोर्थ आ रहा है, बी का थर्ड है, सी का सेकेंड है और डी का फर्स्ट है। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कॉन्सेप्ट है, लिस्ट 2 में फॉर्मूला है। कॉन्सेप्ट में आपका है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। फॉर्मूलाज है MU1 प्लस MU2 प्लस एंड सो ऑन MUN। दूसरा दिया है TUN माइनस TUN माइनस 1। तीसरा है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी और फोर्थ है आपका टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। हमको करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो यूटिलिटी क्या होता है, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो किसी कमोडिटी के कंजम्पशन पर जो टोटल यूटिलिटी यानी जो टोटल सैटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को, उसको हम TU यानी कि टोटल यूटिलिटी कहते हैं। ये क्या होता है, टोटल सैटिस्फैक्शन होता है जो एक कंज्यूमर को मिलता है बाय कंज्यूमिंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये होता है एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी या एडिशनल सैटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक एग्जांपल से इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए हम पिज्जा खा रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्लाइसेस कितने कंज्यूम हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल यूटिलिटी देख लीजिए कितनी है, पहले वाले से 20 मिल रही है, दूसरे वाले से 35 है, फिर है 45, फिर है 50, 50 और 48। अब देखिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहले लेवल पर 20 ही होगी, दूसरे पे कितनी हो जाएगी 35 माइनस 20 कितना हो गया 15, फिर हो जाएगा 45 माइनस 35, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी 10, फिर है 50 माइनस 45 यानी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई 5, फिर है 50 माइनस 50 यानी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0,
फिर है आपका 48 माइनस 50, दैट मीन्स -2। तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी का आप यहाँ से ट्रेंड भी देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी शुरू में बढ़ती है, फिर 0 होती है, उसके बाद नेगेटिव हो जाती है। और टोटल यूटिलिटी आप देखिए पहले वो बढ़ रही है, फिर जब एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगती है। तो ये इस तरीके से आप मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का ट्रेंड देख सकते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला में बात करें तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TUN माइनस TUN माइनस 1। तो ये देखिए यहाँ पे B का सेकंड हो गया, और टोटल यूटिलिटी का क्या हो जाएगा आपका, जितनी मार्जिनल यूटिलिटी है अगर हम उसको प्लस करते चले तो हमको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। टोटल यूटिलिटी इज ऑल्सो समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का अगर हम समेशन करते हैं तो हमको टोटल यूटिलिटी मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ए का यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है कि जो फिक्स कॉस्ट है, जो भी आपका टोटल फिक्स कॉस्ट होगा, उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। यानी हम एवरेज निकाल रहे हैं, दैट मींस एवरेज मींस क्या होता है, पर यूनिट। तो यानी यहाँ पे सी वाले का देखिए फोर्थ वाला होगा। फिर है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। वन मोर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है, एडिशनल कॉस्ट आ रही है, वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर देखिए थर्ड वाला होगा, डी का थर्ड हो जाएगा। तो अगर हम करेक्ट सीक्वेंस बनाएं तो आप देखिए ए का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, बी का हो गया सेकंड, सी का हो गया फोर्थ और डी का हो गया थर्ड। तो यानी थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिमांड। ऑप्शंस है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो डिमांड डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी जो फैक्टर्स हैं, पहला होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उस कमोडिटी की प्राइस, उसमें क्या चेंज आ रहा है। इसमें क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटती है, अगर प्राइस घटती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। दूसरा है आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम के केस में दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल गुड्स और दूसरा होता है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर की डिमांड भी बढ़ती है, और अगर इनकम घटती है तो कंज्यूमर की डिमांड भी घट जाती है। इंफीरियर गुड्स के केस में ठीक उल्टा होगा, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड घट जाएगी, और अगर इनकम घट जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। यानी इंफीरियर मतलब ऐसे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं। तो अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस है कि वो इंफीरियर को छोड़ करके सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर देगा। फिर है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स होते हैं ये भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगर गुड्स सब्स्टिट्यूट है यानी एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, तो इसमें हम दो गुड्स की बात करते हैं। अगर एक गुड्स की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है तो दूसरे गुड की जो डिमांड होगी वो भी बढ़ जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए दो गुड्स हैं, एक है आपका टी है, दूसरा आपका कॉफी है। अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे, चाय की प्राइस बढ़ने की वजह से अब चाय यानी कि टी कम कंज्यूम करेंगे, तो टी की डिमांड घट जाएगी। अब वो टी की जगह क्या करेंगे, कॉफी को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसकी प्राइस टी से कम है, जिसमें चेंज नहीं हुआ है, तो जो कॉफी है इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को मिलता है। दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ यूज किए जाते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अगर कार की प्राइस बढ़ जाएगी तो जो पेट्रोल की डिमांड है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर,
कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में अगर चेंज आता है तो भी उसकी डिमांड में चेंज आता है। फिर है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंजेस इन फ्यूचर प्राइसेस। अगर किसी गुड्स की प्राइस आज ज्यादा है और कंज्यूमर को ये पता चलता है, ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो भले आज प्राइस ज्यादा हो तब भी लोग उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि फ्यूचर में प्राइस इसका बढ़ने वाला है। इसके अलावा जो डिटर्मिनेंट है वो है आपका पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी जिस एरिया में, उतना ज्यादा प्रोडक्ट का डिमांड किया जाएगा। तो क्वेश्चन में आप देखिए अगर, तो ये सभी डिटर्मिनेंट्स हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी भी है, इनकम भी है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी है, साइज एंड पॉपुलेशन भी है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको बीओपी दिया गया है और लिस्ट 2 में कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट, दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंसिंग आइटम। इससे रिलेटेड ऑप्शंस दिए हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, एंट्री फॉर नेट एरर्स एंड ओमिशन। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं बिटवीन रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री का जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है एक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, किसी पर्टिकुलर पीरियड में, किसी स्पेसिफिक पीरियड में उसका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है, इसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अकाउंट्स हैं इसमें, पहला होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब होता है गुड्स, सर्विसेज, इनकम या जो भी ट्रांसफर्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो करंट अकाउंट में देखे जाते हैं और करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ए का यहाँ आपका सेकंड वाला होगा। फिर है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पे इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, जो भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल होता है कैपिटल अकाउंट में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें आपका एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन्स, बोरोइंग्स ये सभी आते हैं। तो देखिए बी वाले का यहाँ पे फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है इसमें सिर्फ जो गुड्स होते हैं इनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। ओनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज्यादा है तो ट्रेड सरप्लस होगा, अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर देखिए सी का यहाँ थर्ड वाला होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। फिर है आपका लास्ट इसमें बैलेंसिंग आइटम। तो बैलेंसिंग आइटम क्या होता है? आपका एंट्री होती है नेट एरर्स और ओमिशंस की। इसमें एरर इन रिपोर्टिंग, जो टाइम डिफरेंसेस होते हैं, अनरजिस्टर्ड ट्रांजैक्शंस हैं, इन सब की एडजस्टमेंट की जाती है। तो डी का यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। तो सीक्वेंस अगर आप देखिए तो ए का आपका सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का थर्ड है और डी का फोर्थ है। तो यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा यूजीसी नेट जून 2025 में पूछे गए बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।